आपने बहुत से मुद्दे जो इस वक्त मौजूद हैं मज़दूरों के सामने, उसका चर्चा किया है और उन खतरों की तरफ आपने इशारा किया है जो मज़दूर आंदोलन के सामने 4 लेबर कोड आने से होंगे और उसमें काम के घंटों के बारे में विशेष करके आपने काफ़ी चर्चा की। तो दुनिया में मज़दूर का इतिहास तो काम के घंटे फिक्स कराने से ही शुरू होता है। उससे पहले भी शुरू होता है, लेकिन सबसे लंबी लड़ाई जो लड़ी गई वो काम के घंटे सुनिश्चित कराने की लड़ी गई। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारे देश में जो पहली हड़ताल दर्ज है इतिहास में, वो 1827 में है। जबकि हमारे देश में तब कोई यूनियन नाम का शब्द लोगों को नहीं मालूम था और यूनियंस बनी भी नहीं थी। लेकिन मज़दूर इतना प्रताड़ित था, इतना परेशान था कि उनको वेतन मिलती नहीं थी और काम के घंटे बहुत ज़्यादा होते थे। कई-कई दिन भूखों रहना पड़ता था और उन्होंने प्रोटेस्ट में पहली हड़ताल की। बल्कि मैं ये कहूँगी कि मज़दूरों की जो हड़तालों का और प्रोटेस्ट का दौर शुरू हुआ, उसके साथ-साथ उसी पीरियड में हम ये देखते हैं, उन 1857 से पहले के पीरियड की मैं बात कर रही हूँ कि 1827 में पहली हड़ताल और उसके बाद हम देखते हैं कि किसानों की ज़मीनें छीन रहे थे ब्रिटिश साम्राज्यवादी, तो उनके भी बहुत बड़े-बड़े विरोध और बहुत उनके आंदोलन हुए। इसी तरीके से जो जंगलों से आदिवासियों को निकाल के उस धन दौलत के ऊपर अंग्रेज कब्जा जमाने चाहते थे, तो बहुत बड़े-बड़े विद्रोह आदिवासियों के भी हुए। तो मज़दूरों ने, आदिवासियों ने और किसानों ने एक किस्म का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहली आवाज़ें उठाई। पहला विरोध इन्हीं सेक्शंस से शुरू हुआ। और 1857 का वो जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है जिसको अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, उसको अंग्रेजों ने कुचल डाला। लेकिन हम देखते हैं कि 1866 ऑनवर्ड फिर से जो है बहुत तेजी से मजदूरों के हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत होती है। तो ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म के बनने से भी पहले इस देश के मजदूर ने अपनी आवाज़ें उठानी शुरू कर दी, ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी इतिहास में मिलता है कि 66-67 के आसपास हिंदुस्तान के मजदूरों ने भी ये आवाज़ें उठानी शुरू की थी कि काम के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, ये कम होने चाहिए। चाहे घंटे कितने होने चाहिए, उसका ज़िक्र नहीं था, लेकिन काम के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, इस बात को मजदूर उठा रहा था। और 1886 में फिर हम चिकागो की घटना को देखते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया भर के मजदूर काम के घंटे सुनिश्चित होने चाहिए इसकी लड़ाई लड़ ही रहे थे। चिकागो के मजदूरों ने पहली मई 1886 को निर्णय लिया कि आज से हम नहीं करेंगे 8 घंटे से ज़्यादा काम। और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी भी बोल रही थी कि काम करने का कितना के एक व्यक्ति के शरीर के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से कितने घंटे उसका आउटपुट ठीक से रहेगा, उसको मानवीय दृष्टिकोण से, तो 8 घंटे की बात हो रही थी। तो मज़दूरों ने भी अपनी बात को रखते हुए कहा कि पूरे दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे परिवार के साथ। और ये जो आवाज़ मज़दूरों ने उठाई थी, उन्होंने साथ ये भी कहा था कि हम एनिमल्स नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम सोच सकते हैं, हम क्रिएटिव बीइंग्स हैं। आप जानवरों की तरह हमें थोड़ा खिला के हम सो जाएँ कुछ घंटे के लिए और फिर से हमें पेलते रहो, उनकी तरह, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। ये आवाज़ उठी और पहली मई 1886 को चिकागो के मज़दूर सड़कों पे आ गए। 4 दिन के बाद उनके आंदोलन के अंदर कोई भीतरघात किया गया मालिकों के द्वारा, कोई बम विस्फोट किया गया, लोग हताहत हुए, 8 मज़दूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 4 को फांसी लगाई गई थी, 2 को उम्र कैद हुई थी और 2 जेल में ही मर गए थे। तो ये उनके जो लाठी गोली से जो उनके बदन का खून निकला, उसी से ही उन्होंने अपने लाल रंग से रंगे हुए कपड़े को ही अपना झंडा बना लिया। उसके 3 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि दुनिया के पैमाने पे एक मीटिंग यूरोप के अंदर
ट्रेड यूनियंस और एसोसिएशंस की हुई और उसके अंदर ये डिस्कशन में आया 1 मई 1886 के चिकागो के मजदूरों की शहादत। और उसमें ये कहा गया कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है 8 घंटे के काम की, इस लड़ाई को 1 मई को मई दिवस के रूप में उनकी शहादत को याद करते हुए इसको जारी रखना होगा। तो 1889 के बाद से फिर दुनिया के पैमाने पे यूनियनों के द्वारा आह्वान हुआ कि हम मई दिवस मनाएं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हमारे देश में शुरू शुरू के अंदर कम्युनिटी बेस्ड कास्ट बेस्ड यूनियंस बनी थी। वेलफेयर मेयर से फिलैंथ्रोपी के एटीट्यूड से कुछ लोगों ने वो शुरुआत की थी, पर जिसको सेक्टर वाइज ट्रेड वाइज यूनियनाइजेशन कहते हैं वो हमारे देश में 1870 में शुरू होता है। तो 1870 में सेक्टर बेस्ड यूनियंस बनने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में टेक्सटाइल मिलों में, जूट मिलों में, हमारे डिफेंस सेक्टर में, पोस्टल डिपार्टमेंट्स में, रेलवेज में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही थी उन सबके बीच में यूनियंस बनना शुरू हुआ, क्योंकि ट्रेड बेस्ड सेक्टर बेस्ड यूनियन बनना शुरू हुई जो आज यूनियन का स्ट्रक्चर होता है। और लड़ाई का रास्ता उसी में ही 19वीं सदी में ही 1870 ऑनवर्ड्स मजदूरों की लड़ाई का रास्ता जो उनके पहले के पुरखों ने तय किया जब यूनियन बनी भी नहीं थी, उस रास्ते को यूनियनों ने अपनाया। और हम देखते हैं कि 1900 आते आते दर्जनों हड़तालें जो है दर्ज हैं इतिहास के अंदर, जो लेबर हिस्ट्री है उसके अंदर। बल्कि मजदूर आंदोलन ने जो संघर्ष का रास्ता अपनाया, उसने फ्रीडम मूवमेंट का जो प्लेटफॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से बना था, उस प्लेटफॉर्म के अंदर भी एक बहस चला दी कि आप क्या रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजों को देते रहोगे, गुहार लगाते रहोगे, या कि सड़कों के ऊपर आकर के लड़ना भी सीखोगे। तो मजदूर आंदोलन की तरफ इशारा था कि मजदूर अपने लिए लड़ रहा है, लाठी खा रहा है, गोली खा रहा है, जेल जा रहा है, हर तरीके से वो संगठित होकर के मैदान में उतर रहा है। फिर हम देखते हैं कि 1900 ऑनवर्ड्स जब 20वीं सदी शुरू होती है, तो भी जो पहला राष्ट्रीय संगठन बनता है हमारे देश में 1920 में एआईटीयूसी का गठन होता है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। लेकिन 1900 से लेके 1920 तक के इतिहास को देखते हैं तो वो सारा संघर्षों से भरा हुआ इतिहास है। मैस मोबिलाइजेशन, मैस प्रोटेस्ट और लंबी लंबी हड़तालों का वो दौर रहा है, जिसके चलते हुए सारी देश की यूनियनों को इकट्ठा करके बॉम्बे में 31 अक्टूबर 1920 में एआईटीयूसी का गठन किया गया, जो राष्ट्रीय स्तर का पहला संगठन बना। ये भी मैं साथ में कहना चाहूंगी कि देश का मजदूर जहां मालिकों को, जो इमीडिएट उनके मालिक थे, उनके विरुद्ध अपनी मांगों के लिए लड़ रहा था, उसी के साथ साथ इस देश का मजदूर, भारत का मजदूर अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था। मैं घटना आपको बताती हूँ कि जब 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस समय पूरे देश के अंदर उनकी रिहाई का आंदोलन, वो आह्वान राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आया। तब तक कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था मजदूरों का, लेकिन जगह जगह पे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यूनियनें बनी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी यूनियन सेक्टर लेवल पे बनी हुई थी, उनके लीडर्स ने उस कॉल को रिस्पॉन्ड किया और पूरे देश के अंदर मजदूरों ने हड़ताल की। लेकिन बॉम्बे के मजदूरों ने, टेक्सटाइल मजदूरों की लीडरशिप में, बाकी सारे सेक्टर्स के भी मजदूरों ने मिलकर बॉम्बे को 6 दिन बंद रखा। 6 दिन बंद क्यों रखा? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, चूंकि बाल गंगाधर तिलक को 6 बरस की सजा सुनाई गई है, इसलिए प्रति वर्ष की सजा के लिए एक दिन बॉम्बे बंद है। तो 6 दिन उन्होंने बॉम्बे बंद किया। इसका एक बहुत पॉलिटिकल इम्पैक्ट आया उस समय की नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनके ऊपर, कि ये एक इतनी पोटेंशियल फोर्स है, ये वर्किंग क्लास, ये मजदूर वर्ग, कि ये अपने लिए लड़ रहा है, उसके साथ साथ ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी अपनी आवाज की बुलंदी को आगे करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती दे रहा है। इसलिए ये अगर राष्ट्रीय स्तर पे गठित हो जाए
राष्ट्रीय संगठन के रूप में, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ट्रेड यूनियंस के जो लीडर्स थे वो भी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संगठन को बनाने की प्रोसेस में सोच रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने भी उस तरफ ध्यान देना शुरू किया, लीडरशिप के लोगों ने भी, कि ये बहुत अच्छा रहेगा अगर कोई राष्ट्रीय संगठन बनता है। 6 साल के बाद बाल गंगाधर तिलक रिहा हो चुके थे और तब जो है ये चर्चा और गर्म हो गई थी और मजदूरों के आंदोलनों की भी बहुत तेजी थी। जब जब स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ा भी धीमा पड़ा, लेकिन मजदूर आंदोलन कभी धीमा नहीं पड़ा। उस चिंगारी को जलाए रखने में, जिंदा रखने में मजदूर आंदोलन का स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और बहरहाल प्रिपरेटरी कमेटी बनी, बाल गंगाधर तिलक उसके प्रेसिडेंट थे प्रिपरेटरी कमेटी के। उन्होंने ऑफर किया कि बॉम्बे में पहला सम्मेलन करो, लेकिन उनकी सम्मेलन की तिथि जो तय हुई उससे पहले उनकी मृत्यु हुई, सम्मेलन थोड़ा पोस्टपोन हुआ। तो 31 अक्टूबर को फिर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में वो सम्मेलन हुआ। वो एआईटीयूसी के पहले अध्यक्ष बने। देखा जाए तो ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इतना आकर्षित स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को किया था कि इतनी फॉर्मिडेबल आवाज थी मजदूर आंदोलन की और उनकी लड़ाइयों की इतनी तेज धार थी, जिसके चलते हुए बहुत से स्वतंत्रता सेनानी एआईटीयूसी के साथ अपने को खड़ा करने में फख्र महसूस करते थे। हम देखते हैं कि 1928 में एआईटीयूसी के अध्यक्ष खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे। जिस वक्त साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया था और साइमन कमीशन गो बैक का नारा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्लेटफॉर्म ने भी दिया और एआईटीयूसी ने भी दिया। उसी आंदोलन के दौरान ही लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया था, जिसके चलते हुए अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा था, उनकी शहादत हुई थी। भगत सिंह और उनके सरीखे नौजवानों ने लाला लाजपत राय की मौत के बदले की बात की थी। उसके वेरी नेक्स्ट ईयर 1929 में 1929 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आईटीयूसी के प्रेसिडेंट रहे। और आप ये देखिए कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट का दौर 1942 में शुरू होने को था, तो तब वीवी गिरी भी एआईटीयूसी के अध्यक्ष रहे। तो वो सरोजनी नायडू हो, सीआर दास हो, जितने टॉप नाम थे जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे वो तो थे ही, कोई प्रेसिडेंट, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई कुछ, लेकिन जो स्वतंत्रता आंदोलन के वेल नोन लीडर्स थे वो भी अपने आप को ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ जोड़ करके आगे बढ़ते थे, फक्र महसूस करते थे। एक बात और जो मैं जोड़ना चाहूंगी कि हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन जो हिंदुस्तान में निकला, तो वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बैकग्राउंड में था। देश गुलाम था और लोगों को अपनी लड़ाइयों में अपनी मांगों को रखते हुए ये एहसास था कि ये विदेशी हुकूमत रहेगी तो हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मजदूर हो या किसान हो या समाज के अलग अलग हिस्से हो, वो हर कोई स्वतंत्रता आंदोलन को अपने ढंग से डिफाइन कर पा रहा था और स्वतंत्रता होने के बाद वो कैसा अपने हकों की बहाली चाहेंगे उसका भी वो इमेजिनेशन में रहता था। तो हमारे देश के मजदूरों का जब संगठन बन गया राष्ट्रीय स्तर का, तो 1921 में सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई झरिया में, जो कोल बेल्ट थी। वो इस बैकग्राउंड में हुई कि जलियांवाला बाग 1919 में हो चुका था और 1920 में असहयोग आंदोलन बापू गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। उससे पूरा देश जो है एक जन आंदोलन की शक्ल ले चुका था, पूरे देश के अंदर जन आंदोलन चल रहा था। उस बैकग्राउंड के अंदर ये 1921 में झरिया में एआईटीयूसी का सम्मेलन हो रहा था। वहां पर उस सारी चीजों का चर्चा करते हुए एटक ने प्रस्ताव लिया, पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए और हम उसकी लड़ाई के लिए लगेंगे। अंग्रेजों को हमारे देश में अब नहीं रहना है, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। ये प्रस्ताव 1921 में एआईटीयूसी के प्लेटफॉर्म से पास हुआ। एकमात्र वही राष्ट्रीय संगठन था जिस राष्ट्रीय संगठन के अंदर हर राजनीतिक सोच के लोग जो मजदूरों को संगठित कर रहे थे वो एक साथ थे। वो अपने को कम्युनिस्ट कहने वाले या अपने को सोशलिस्ट कहने वाले या अपने को कांग्रेसी कहने वाले या किसी भी राजनीतिक सोच की बात ना करके
मजदूर आंदोलन के साथ अपने को जोड़ने वाले। तो इसमें सभी पॉलिटिकल स्ट्रीम्स के लोग जो थे वो मजदूरों को गठित कर रहे थे और वो सब एआईटीयूसी में शामिल थे। और इसलिए सारी पॉलिटिकल स्ट्रीम्स की एक किस्म का सोच को झकझोरने की बात थी जब मजदूरों ने कहा कि हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। केवल कहा ही नहीं, हर बार आईएनसी का जहां सेशन होता था, मजदूरों की भीड़ वहां पहुंचती थी एआईटीयूसी की लीडरशिप में और फिर से मांग करती थी कि आप भी पास करो, हम मजदूर आंदोलन है, आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, आप पूरी स्वतंत्रता का नारा लगाओ, अंग्रेजी शासन को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। अल्टीमेटली 1929 में वो नारा राजनीतिक प्लेटफॉर्म से पास हुआ। उसके एक साल पहले 1928 में जो पीडब्ल्यूपी थी किसानों की और एआईटीयूसी थी, इन दोनों ने मिलके 50,000 के करीब का मोबिलाइजेशन कलकत्ता में आईएनसी सेशन के बाहर किया था और खुद बापू गांधी को बाहर निकलना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस उस इंतजाम में थे, वो भी बाहर आए और बापू गांधी ने वहां पर प्रॉमिस किया कि इस बार हमें क्षमा करो, अगली बार हम इस नारे को पास करेंगे। और फिर 1929 में जब सुभाष चंद्र बोस एआईटीयूसी के प्रेसिडेंट थे, उसी पीरियड में आईएनसी ने भी ये प्रस्ताव वहां पर पास किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में फला फूला, आंदोलन में आगे बढ़ा और राजनीतिक दिशा को भी देने के लिए मजदूर आंदोलन ने काफी बड़ा रोल अदा किया। मैं ये भी आपसे कहूंगी कि हर स्ट्रीम जो पॉलिटिकल स्ट्रीम थी उसके ऊपर मजदूर आंदोलन का प्रभाव था। जब भगत सिंह, जो आज की पार्लियामेंट है, यानी पुरानी वाली अब तो नई बना दी इन्होंने बिल्डिंग, उसको असेंबली बोलते थे। उस गोल पार्लियामेंट के अंदर जिसको असेंबली बोलते थे, भगत सिंह ने जो पर्चे फेंके थे कि बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने जो धमाका किया था और वो पर्चे फेंके थे, उसमें जो 3 कानूनों के विरोध की बात थी, उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था, बिल लाया गया था, उसका भी जिक्र था। 3 कानूनों का जिक्र था, तो उसके अंदर इसका भी जिक्र था। तो वो चाहे अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज थे और चाहे वो आईएनसी के लोग थे, चाहे भूमिगत रह के कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से काम करते थे, सबकी सोच थी मजदूर आंदोलन के साथ मजबूती से खड़े होके मजदूरों को न्याय दिलाने की। और फिर 1926 में मजदूरों ने अपने ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को लीगलाइज करवा पाए वो अपनी लड़ाइयों से। जो ट्रेड यूनियन एक्ट है हमारा 1926 में हमको मिला। उससे पहले 1922 में माइन एरिया में काम करने वाले मजदूरों के लिए माइन एक्ट लिया गया। 1923 के अंदर काम के स्थान पे जो हादसे होते हैं और जहाँ जो वर्कर को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उस कंपनसेशन मेंटेनेंस का जो एक्ट था वो हमें 1923 में हमने हासिल किया। 19वीं सदी में हम फैक्ट्री एक्ट हासिल कर चुके थे और उस फैक्ट्री एक्ट में दसियों अमेंडमेंट्स जो हैं ये ए तक के बनने तक हम ले चुके थे। और 1935 में हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी हासिल कर चुके थे। तो जो डिबेट थी वो सोशल सिक्योरिटी पे, मिनिमम वेजेस पे, काम के स्थान पे सुरक्षा पे, काम के दौरान सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की सुरक्षा, ये सारे प्रश्न जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान ही मजदूर आंदोलन ने खड़े किए थे, उठाए थे। और उसी में हम ये देखते हैं कि मजदूर आंदोलन के प्रति स्वतंत्रता आंदोलनकारियों की जो सोच थी, उनकी जो नजदीकियां थी, उसके चलते हुए फिर हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब वो भी बीच में लेबर मिनिस्टर हुए तो उन्होंने इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया। तो उनका इसके अंदर काफी योगदान रहा इसको फाइन ट्यून करने में। और जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उससे पहले अंग्रेजों ने तो जो ऑफर किया था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों को सूझ रहा था कि उनको इस देश से जाना पड़ेगा। तो आखिरी दम तक वो प्रयास करना चाहते थे। तो उन्होंने प्रपोजल किया कि आप कुछ नियम कानून अपने बना लो, तुम भी नीचे राज कर सको, अपने लिए बनाओ और उनकी सत्ता भी रहे।
तो सबसे पहले एआईटीयूसी ने ही इसका विरोध किया और कहा कि हम पूरी आज़ादी की बात कर रहे हैं और हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म से भी बोलते हैं, किसी किस्म की ऐसी सुझाव को एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम अपने नारे को सच्चाई तक सरअंजाम पहुंचाना चाहिए, इसको सच्चाई तक लेके जाना चाहिए। और अगर हमें कोई विधान बनाना है तो स्वतंत्र भारत को हम किस तरीके से निर्मित करेंगे, कैसे अपने को आगे चलाएंगे, तो उसके लिए सोचने की बात है। उसकी बात कीजिए, संविधान की अगर बात करनी है उसके लिए सभा बनाइए। तो मैं कहूंगी कि इस देश के मजदूर आंदोलन ने अपनी एक छत्र छाया, एक ही जो राष्ट्रीय संगठन उस समय था एआईटीयूसी, उसके नेतृत्व में इस आवाज को दमखम से उठाया, संविधान सभा टाइप की बॉडी की डिमांड की। जब संविधान सभा कंस्टिट्यूट हुई तो उसमें जा करके अपनी मांगों का पत्र, मजदूरों की क्या मांगे हैं, उनको संविधान में कहाँ जगह चाहिए होगी, उसकी बात भी रखी गई। इस तरीके से इस देश के मजदूर आंदोलन ने केवल आवाज नहीं उठाई, लड़ा नहीं सिर्फ सड़कों पे, सोच और दिशा के लिए भी काम किया। आंदोलनों की दिशा, उसके स्वरूप की भी बात की। और उसके साथ साथ जो ट्रेड यूनियन आंदोलन ने लड़ा, उसी का रिकॉग्निशन मिला इस चीज में कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब उनकी जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन हुए, उन्होंने संविधान को लिखा, तो मजदूरों की जो राइट टू एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उसको स्थान दिया। उन्होंने लिविंग वेज का बात किया, उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट का बात किया, उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा की बात की, 14 बरस तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो सके 14 बरस तक। उन्होंने चाइल्ड लेबर नहीं हो, उसके लिए उन्होंने बात किया कि बच्चों के लिए जो हैजार्डस है जिंदगी में, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और उनकी फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी हर किस्म की जो ग्रोथ है, उसमें जो चीज हैजार्डस है उनकी लाइफ में, वो उनके साथ नहीं किया जा सकता है। तो इन ए वे उन्होंने चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया। उन्होंने इक्वल पे और इक्वल वर्क के कंसेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने दी, यहाँ तक कि हम लोग सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं मजदूर और उनकी यूनियंस, इसका भी प्रावधान हमें संविधान के अंदर मिला। तो संविधान के मिलने से पहले, देश के आजाद होने से पहले, अंग्रेजों से मजदूरों ने अपनी यूनियनों की लड़ाई के चलते हुए बहुत से अधिकार लिए, बहुत से कानून लिए। और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिला, उसको ग्राउंड रियलिटी में उतारने के लिए हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ना तो तब भी पड़ा, आजाद हिंदुस्तान में भी लड़ना पड़ा कि जो हमारे संविधान में है वो हमें लेजिस्लेशंस के जरिए से दिया जाए, उसके लिए कानून बने। तो पार्लियामेंट के अंदर और असेंबलीज के अंदर लेबर लॉज को हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई। अच्छी चीज ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा। ये सेंटर में भी, यूनियन लिस्ट में भी और स्टेट के लिस्ट में भी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग किस्म के मजदूर और काम और गतिविधियां भी अगर हों तो उनके हकों की भी राज्य के अंदर सुरक्षा की जा सके। तो राज्य स्तर के भी कानून बन सकें, सेंट्रल लॉज भी बन सकें जो सब ऑल ओवर इंडिया को गवर्न कर सकें, इस तरीके से इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। और उस हिसाब से हम ये समझते हैं कि मजदूर आंदोलन को मदद मिली इस कॉन्स्टिट्यूशन से, और हम प्लेंटी ऑफ, प्लिथोरा ऑफ लेजिस्लेशंस हम ले पाए। पर आज की स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, जो सब कुछ हमने हासिल किया उस सब के ऊपर पानी फेरने का इंतजाम चल रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो 4 लेबर कोड लेकर के आई। हमारे देश में एक परंपरा थी जिस परंपरा को इस सरकार ने तोड़ दिया है। हमारे देश की परंपरा थी कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का सिस्टम शुरू हुआ। ये ट्राइपार्टाइट बॉडी है। लेबर लॉ में कोई भी चेंज करना है या नया कानून बनाना है तो ड्राफ्टिंग की स्टेज से ही स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा होगी, तो यूनियंस के साथ चर्चा होगी, और फिर उसके बाद
बायपार्टाइट चर्चा के बाद फिर ट्राईपार्टिज्म किया जाएगा, यानी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्रीज प्लस एम्प्लॉयर्स एंड प्लस जो ट्रेड यूनियंस है वो बैठेंगे, और इस आईएलसी से जो कंसेंसस में निकल के आएगा उस हिसाब से फिर सरकार उसको लागू करने की डायरेक्शन में बढ़ेगी। ये जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांगली चला। इस पे आने से पहले मैं ये भी जिक्र कर दूं, आईएलओ जब स्थापित हुई 1919 में, तो हिंदुस्तान के मजदूर आंदोलन का प्रतिनिधित्व उसी पहली कॉन्फ्रेंस में था। हालांकि एआईटीयूसी की फॉर्मेशन की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उस समय के जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे, जो बाद में एआईटीयूसी के ऑफिस बीयरर्स बने, वो आईएलओ की इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पहली हुई आईएलओ की कॉन्फ्रेंस, स्थापना हुई आईएलओ की, उसमें शामिल थे। कन्वेंशन नंबर 1 काम के घंटों का है, और काम के घंटों से लड़ाई शुरू हुई थी 1886 में, और 1889 में काम के घंटों की उस लड़ाई को मे डे के रूप में चलाया गया, और 1919 में जाके आईएलओ को बनने के बाद पहली कन्वेंशन जो है काम के घंटों के ऊपर थी। तो बहुत सी चीजें जो आईएलओ ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में और काम के घंटों के बारे में और जो उनके सामाजिक सुरक्षा के बारे में, महिलाओं के मातृत्व लाभ के बारे में डिफरेंट टाइम्स पे जो कन्वेंशंस बनाई, तो प्री इंडिपेंडेंस भी मजदूरों ने उन कन्वेंशंस के ऊपर मांग रखी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी उन कन्वेंशंस की रेटिफिकेशन करवा के उसके बेसिस पे देश में कानून बनना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ी गई। इसलिए आजाद हिंदुस्तान में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के सिस्टम के जरिए से सब कुछ किया गया। लेकिन जैसा जिक्र किया ऋषि ने अपनी इंट्रोडक्शन में कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ही 10 साल से नहीं हुई, तो 2015 के बाद आईएलसी नहीं हुआ हमारे देश में, और आईएलसी के बिना ही इन लेबर कोड्स को लाया गया है। ना ड्राफ्टिंग की स्टेज पे कंसल्टेशन हुई, ना आईएलसी हुई, और बल्कि जब वेज कोड लाया गया, वेब पेज पे इन कोड्स को डाला गया, और वेब पेज पे ही इनवाइट किया गया कि किसने क्या सजेशंस देनी है, कोई चर्चा की गुंजाइश नहीं दी। कोड ऑन वेजेस जो डाला गया था वो पार्लियामेंट के अंदर बहस के बाद स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, लेकिन उस स्टैंडिंग कमेटी में जो यूनियंस ने अपनी सजेशंस रखी, सारी कूड़े के बस्ते में डाल दी गई, और वो कोड ऑन वेजेस और भी खराब किस्म का बना करके पार्लियामेंट में 2019 में पेश किया गया, और देश के मजदूरों के साथ इतना बड़ा मजाक कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि फ्लोर लेवल वेज 174 रुपीज होनी चाहिए, यानी मिनिमम वेज जिन राज्यों में इससे ज्यादा थी, वहां भी अगर फ्लोर लेवल वेज तक अगला देता है तो बिल्कुल ठीक है, उसके नीचे देगा तभी उसके ऊपर कोई एक्शन होगा। जबकि मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट ये बोलता है कि जो मिनिमम वेजेस डिसाइडेड है उसके नीचे आप दोगे तो आप वायलेशन कर रहे हो, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए कोड ऑन वेजेस भी जो इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत बड़ा देश के साथ, देश के मजदूरों के साथ मजाक किया गया। सरकार ने जो अपनी कमेटी बनाई थी, सतपथी कमेटी, उसके रिकमेंडेशन भी 374 रुपए पर डे थी, 374 376 के आसपास उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। गवर्नमेंट ने उस कमेटी को भी दरकिनार कर दिया, उस कमेटी को भी पूछा नहीं, और फ्लोर लेवल वेज 174 डिक्लेयर कर दी। हमने इसका डट के विरोध किया और हमने कहा हम कोड ऑन वेजेस लागू नहीं होने देंगे। लेकिन बाकी के 3 कोड्स गवर्नमेंट कब लेके आई? जब पार्लियामेंट का वॉकआउट चल रहा था और कोरोना का टाइम था। कोरोना के टाइम में हमारे मजदूरों की दुर्दशा हो रही थी। जितनी प्रॉमिसेस मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने की कि आपसे किराया नहीं मांगेंगे, आपको वेतन दिया जाएगा कोरोना पीरियड का, आप यहाँ पर रुके रहिए, वो कोई प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। मालिकों ने वर्कर्स को अपने किराएदारी से निकाल दिया, और मजदूर सड़कों के ऊपर पैदल चला, रेल पटरियों पे पैदल चला, रेलवे में भी पटरियों पे कटा, सड़कों पे भी दुर्घटनाओं में मरा, उन पे केमिकल छिड़के गए, उनके माथे पे कालिक से लिखा गया कि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट
तोड़ रहा हूँ। बीमारियों से सड़कों के ऊपर मर गए वो। हमारी महिला कर्मियों ने तो सड़क के किनारों पे अपने बच्चों को जन्म दिया। कितने-कितने बच्चों को वो ले करके कंधे पे, गोदी में और इवन अटैचियों पे सुला के पैदल चलती, वो नज़ारे हम भूले नहीं हैं, जो हमारे देश के मज़दूरों के साथ हुआ। सरकार ने उनका ख़्याल करने की बजाय उनके ऊपर हमला बोल दिया और सितंबर 2020 में 3 जो है ये लेबर कोड्स लेके आए। मई 2020 में हमारी जो पहली मीटिंग ऑनलाइन लेबर मिनिस्टर के साथ हुई थी, उनसे हमने कहा था कि हम सुन रहे हैं कि लेबर कोड की आप चर्चा कर रहे हो, देश का मजदूर परेशान है, कोविड महामारी चल रही है, हमको मिल करके सबको, सरकार को और मजदूर संगठनों को और राज्य सरकारों को इस समय हमें सबकी मदद में एक साथ उतरना चाहिए। इस किस्म का कोई काम सरकार नहीं करे कि वो मजदूरों के ऊपर हमला हो। ये हम लोगों ने अपील किया, उस मीटिंग में आईएलओ के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन गवर्नमेंट ने सुना नहीं। जून में ऑर्डिनेंस ले आए थे, किसानों के जो 3 कानून थे उनका ऑर्डिनेंस लाए थे और सितंबर में उन्होंने कानून की शक्ल दी और सितंबर में ही उसी कोविड पीरियड में हमारे तीनों कोड्स जो हैं पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए, जबकि पार्लियामेंट में वॉकआउट चल रहा था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। किसानों के कानून पास करते वक्त राज्यसभा से 8 एमपीज को निष्कासित किया गया था, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि वो राज्यसभा में पास नहीं करा पाएंगे, तो धक्काशाही से एमपीज को बाहर निकाला, वॉइस वोट से उसको पास किया। सारे अपोजिशन के एमपीज ने वॉकआउट शुरू कर दिया अगले दिन से कि आप हमारे एमपीज को वापस लो। जब हमें ये मालूम हुआ तो हमने सरकार को अप्रोच किया कि हम सुन रहे हैं आप 3 कोड लाना चाह रहे हो, अब तो पार्लियामेंट में आपने आईएलसी नहीं बुलाई, आपने हमसे कंसल्टेशन नहीं की, अब एमपीज भी अपोजिशन के मौजूद नहीं हैं, आप इन कोड्स को मत लाइए। लेकिन गवर्नमेंट ने सुनी नहीं और उसी टाइम में 22 सितंबर को ये इंट्रोड्यूस किए गए जो पार्लियामेंट के अंदर, और बिना डिस्कशन के, क्योंकि सत्ता पक्ष केवल बैठा था, इन कोड्स को पास किया गया। केवल इतना ही नहीं, कुछ ही दिन के बाद ऑनलाइन इन्होंने रूल फ्रेमिंग शुरू कर दिया और हम लोगों के साथ इतना बड़ा मजाक कि हमें कह रहे हैं कि ऑनलाइन में लंबी लंबी वो 500 पेज 600 पेज के डॉक्यूमेंट्स और फिर उसके ऊपर रूल फ्रेमिंग के 80-80 पेज के डॉक्यूमेंट्स, और हमें कह रहे हैं ऑनलाइन आओ और हमें बोल रहे हैं 1 मिनट बोलो 2 मिनट बोलो, और बोलने पे भी माइक बंद होएगा। तो जब हमने पहली मीटिंग में देखा जिसमें हमने कहा कि रूल फ्रेमिंग मत करो, आपने गलत तरीके से इनको पास कराया है, आप इस पे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाओ, उसमें हम चर्चा करेंगे, तो हमारी इस बात के लिए भी माइक उनका ऑफ हो जाता था। तो रूल फ्रेमिंग का भी ट्रेड यूनियंस ने बायकॉट किया। तो इस बैकग्राउंड के अंदर ये 4 लेबर कोड जो है हमारे सामने आए। अब इन 4 लेबर कोड के अंदर बिल्कुल सीधे सीधे बात तो ये है, हम 20 मई को हड़ताल पे जा रहे हैं, लेकिन हड़ताल का अधिकार ही इन 4 लेबर कोड में छिन जाएगा। जो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है लड़ाई के लिए, वो हमारा पहला हथियार नहीं होता है मजदूर संगठनों का। हड़ताल का अधिकार चला जाएगा। हमने यूनियंस को लीगलाइज कराया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में लिया अंग्रेजी राज में, और ये ट्रेड यूनियन एक्ट के साथ कुछ और एक्ट्स को अमलगमेट करके कोड ला रहे हैं। कोड ऑन इंडस्ट्री आ रहा है, कोड ऑन वेजेस आया है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया है। तो इंडस्ट्रियल कोड के अंदर हमारा हड़ताल चला जाएगा और ट्रेड यूनियन एक्ट उसमें मर्ज हो जाएगा, और उसके अंदर यूनियन को बनाना कम्बरसम कर दिया गया है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना कठिन कर दिया गया है, उसकी रजिस्ट्रेशन मुश्किल होगी, डी रजिस्ट्रेशन आसान होगी, उसकी रिकॉग्निशन मुश्किल बना दी गई है, डी रिकॉग्निशन आसान कर दी गई है। कोड ऑन इंडस्ट्री पूरी तरह से वर्कर्स के खिलाफ जाता है, और रूल फ्रेमिंग में इन्होंने जो थ्रेशोल्ड 100 से 300 कर दी, उसका मतलब है कि जो इंडस्ट्री उसमें कवर होती थी उनमें से 70% इंडस्ट्री श्रम कानून के दायरे से बाहर फेंक जाएगी। इन्होंने फैक्ट्री एक्ट के अंदर 10 से 20 और 20 से 40 जो पावर से हैं
वो 20 से 40 कर दिए, जो हाथ से हैं वो 10 से 20 कर दिए। ये इन्होंने फैक्ट्री एक्ट के अंदर तरमीम ले आए, ये उस कोड्स के अंदर ये ला रहे हैं। उसका मतलब ये है कि बहुमत मजदूर जो है वो श्रम कानूनों की प्रोटेक्शन से, उसकी सुरक्षा से बाहर फिक जाएंगे। तो लेबर कोड्स के आने का ये भी मतलब है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में इन्होंने 10 एंड अबव वर्कर्स जिस इंस्टीट्यूट में या फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में होंगे, वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में कवर होंगे। इसका मतलब है कि 90% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है इनफॉर्मल इकोनॉमी की हमारे देश में, वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ की किसी भी किस्म की मैयर से बाहर होगी। वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और खतरे में डाल दी जाएगी। इतना ही नहीं, हमारा माइग्रेंट एक्ट 1979 का था, जिसको किन्हीं भी सरकारों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसीलिए चूंकि वो इम्प्लीमेंट में नहीं आया, तो हमारा माइग्रेंट वर्कर्स की जो दुर्दशा हुई कोरोना के टाइम में, उसको देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। अब उस माइग्रेंट एक्ट को ये पूरा का पूरा डंप कर दिए हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में। उसकी 26 के करीब क्लॉजेज है, उसमें से सिर्फ 6 क्लॉज यहाँ लेके आए हैं जो मजदूर के हित की नहीं है, बाकी क्लॉज सारी फेंक दी गई हैं। हमारी डिमांड ये थी कि माइग्रेंट एक्ट को मजबूत करो विद इन स्टेट, और स्टेट टू स्टेट जो माइग्रेंट वर्कर है उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से प्रावधानों को करो, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ एक्ट, वो इम्प्लीमेंटेबल बनाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर माइग्रेंट वर्कर्स पे पॉलिसी बनाने की बजाय, नेशनल पॉलिसी, और इस एक्ट को मजबूत करने की बजाय उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में फेंक दिया। और हमारे जो बाहर वर्कर्स जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। वर्कर बाहर मरते हैं, उनके पासपोर्ट्स छीन लिए जाते हैं, एम्बेसी वहां उनको पूछती नहीं है, वो वहां मर जाएं तो परिवार वालों को डेड बॉडी इंडिया में लाने के लिए तकलीफ होती है, उनके मिनिमम वेज के लिए वो आवाज नहीं उठा सकते हैं, वहां वो यूनियन नहीं बना सकते हैं। हमारी सरकार बिल्कुल इंटरनेशनली जो हमारे वर्कर्स जाते हैं अपने परिवारों को यहाँ छोड़ के कुछ कमाई करके लेके आने के लिए, और जो फॉरेन करेंसी है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इन वर्कर्स का होता है, ये जो अपनी फैमिली में फॉरेन करेंसी के रूप में यहाँ पर पैसा भेजते हैं। तो इन्होंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड को भी हमारी एग्जिस्टिंग जो कानून है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के वेरियस सेक्टर के, वो सारे इसी कोड के अंदर डंप कर दिए हैं। इंस्टेड ऑफ की डिफरेंट सेक्टर्स की सेफ्टी के मैयर अलग अलग होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट अलग अलग होगी, उनके लिए अलग अलग तरीके से प्रावधान करने चाहिए, वो सब करने की बजाय इन्होंने एक जगह डंप कर दिया है। तो देश का मजदूर इस कोड के आने के बाद ज्यादा खतरों में आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का जो कोड आया है, उस सोशल सिक्योरिटी में भी हमारी जो अच्छी भरी चल रही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है और थ्रू पार्लियामेंट एक्ट से हैं, उन सबको एक साथ डंप कर रहे हैं। हमारा ईएसआई है, उसको इसी एक्ट में फेंक रहे हैं। हमारा प्रोविडेंट फंड है, उसको इसी कोड में फेंक रहे हैं। हमारा जो इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर बोर्ड है, उसका कानून है, उसको इसी के अंदर फेंक रहे हैं। बीड़ी वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड और कानून है, उसको इसी के अंदर फेंक रहे हैं। मिनरल्स का है, उसको इसी के अंदर फेंक रहे हैं। 17 के करीब जो हमारे सोशल सिक्योरिटी के अच्छे भले चलते हुए सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर तय है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसे का डिसबर्सल कहाँ से होगा, उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये उस सब को डिसमेंटल करना चाहती है ये सरकार। इसलिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रहा है। नई सिक्योरिटी तो देना दूर, लेकिन नाम बहुत सुंदर है कि सभी को सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन वहां तो बता ही नहीं रहे हैं कि फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, प्रावधान क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, कुछ नहीं बताया जा रहा है। बल्कि जो 30-40 साल की लड़ाई के बाद 2008 में अल्टीमेटली मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार के टाइम में हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी का लॉ मिला।
जो 2009 में नोटिफाई हुआ। हमारी सरकार से ये झगड़ा थी कि आपने उसके अंदर बजट कहाँ से आएगा ये नहीं प्रावधान किया है। उसके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड होना चाहिए, उसके लिए सेंट्रल बजट से कुछ परसेंटेज, 1% या आधा परसेंट बजट का, जीडीपी का हिस्सा आना चाहिए, मैचिंग ग्रांट स्टेट से आनी चाहिए। तो वो स्कीम्स जो बनेंगी उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी कानून के तहत, तो ही उसके इम्प्लीमेंटेशन का कुछ रास्ता निकलेगा। ये हमारी लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको कह दिया है कि वो खत्म। सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर शुरू की ही जो चैप्टर है उसी के अंदर कह दिया है कि वो सबस्यूम हो जाएगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कानून बना वो सबस्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी जो हमारे सोशल सिक्योरिटी के कानून है वो सारे डंप हो जाएंगे इसके अंदर। तो सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल नहीं है, सोशल सिक्योरिटी जिनको मिली हुई है वो भी खतरे में डल जाएगी। अगर मैं कोड ऑन वेजेस की बात करूं तो वेज की डेफिनेशन बदली जा रही है, उसके साथ साथ जो पूरा शेड्यूल है वो खत्म कर दिया जाएगा। ये पार्लियामेंट में बोले थे कि हम पे कमीशन नहीं लाएंगे, लेकिन दिल्ली की इलेक्शन आई और यहाँ के मिडिल क्लास को इन्होंने प्रभावित करना था तो अनाउंस कर दिया हम एट पे कमीशन, पर उसको कंस्टिट्यूट नहीं कर रहे। उसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भी जुमले की तरह रह जाएगा, हम जानते नहीं है। वो वेजिस तय करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, हर 10 साल पे जो वेज जो पे कमीशन बैठता है। दूसरा हमारा सिस्टम है बायपार्टाइट मैकेनिज्म, और ये बायपार्टाइट मैकेनिज्म को ये सरकार लगातार खतरे में डाल रही है। स्टील वालों का समझौता हो चुका है, लागू नहीं करने दे रहे हैं। एनएमडीसी का समझौता हो चुका है, लागू नहीं करने दे रही है ये सरकार। मिनिस्ट्री सीधे टांग अड़ा रही है। इसी तरीके से कोल का एग्रीमेंट हो चुका है, ये बायपार्टाइट मैकेनिज्म होता है, इसमें सरकार के का नुमाइंदा केवल बैठता है, लेकिन ये बायपार्टाइट होता है मैनेजमेंट में और यूनियंस में। और लगातार ये सिस्टम चला आया है कि वो बायपार्टाइट का जो सेटलमेंट होता है उसको बोर्ड अप्रूव कर देता है, उसके बाद उसको लागू कर दिया जाता है। पहली बार नरेंद्र मोदी के राज में हम ये देख रहे हैं कि हर मिनिस्ट्री टांग अड़ा रही है और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो बायपार्टाइट मैकेनिज्म बना हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए ये बायपार्टिज्म के भी खिलाफ है। और तीसरा दायरा है मिनिमम वेज का। जो स्टेट्स के अंदर मिनिमम वेज कमेटीज होती हैं वो मिनिमम वेजेस तय करती हैं। अब तो दसियों साल थे से कुछ राज्यों के अंदर मिनिमम वेज कमेटी बैठी ही नहीं है, मिनिमम वेज बढ़ाया ही नहीं गया है। महंगाई इतनी तेज कर दी गई है और मजदूर जो है वहीं का वहीं टिका हुआ है। और जब तक मिनिमम वेज ऑफिशियली बढ़ाई नहीं जाती तो मिनिमम वेज एक्ट या पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं होता है, जिसको ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन मूवमेंट अपने इन मजदूरों के लिए उस कानून का इस्तेमाल करते हुए उनको न्याय दिलाती है। ये सब मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो राज्यों के अंदर कमेटियां बनी है उससे गवर्न होते हैं। ये कितने मजदूर हैं? 93% से ज्यादा है। टोटल वर्कफोर्स 57 करोड़ के करीब है, 570 मिलियन, 57 करोड़। उसमें से हार्डली 5-6 करोड़ होंगे जिसको प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में संगठित मजदूर की डेफिनेशन में कहा जा सकता है। बाकी सारा का सारा मजदूर इनफॉर्मल इकोनॉमी है, असंगठित इकोनॉमी का पार्ट है, और वो लेबर लॉज से बाहर फिका हुआ है। उसके लिए ये मिनिमम वेज महत्वपूर्ण है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी महत्वपूर्ण है उसके लिए भी, लेकिन वो सब इससे बाहर फिक जाएंगे। और जो मिनिमम वेज कमेटीज डिफरेंट स्टेट्स में होंगी उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर एक्सपर्ट्स सो कॉल्ड रखे जाएंगे। ट्रेड यूनियंस की उसमें स्पेस होती है, उनको नहीं रखा जाएगा। तो हर जगह के ऊपर कोर्ट्स के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के शब्द का प्रयोग किया गया है। पार्लियामेंट की डायरेक्ट पावर्स बढ़ाई गई हैं। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज को किसी से भी बात किए बिना, पार्लियामेंट में लाए बिना उसमें चेंज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकारों को भी खत्म करके पार्लियामेंट अपने पास उस अधिकार को ले रही है, लेकिन पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। उसमें इस ढंग से डिजाइन किए गए हैं क्लॉजेस कि वो अल्टीमेटली जो लेबर लॉज
एग्जिस्टिंग थे उनको ज़ीरो कर देगी। तो ये बहुत बड़ा हमला मज़दूरों के ऊपर है। ये हमारी 20 मई की हड़ताल का मुख्य मुद्दा है। हम ये कहना चाहते हैं कि 150 साल की मज़दूरों की लड़ाई के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार पानी फेरना चाहती है, इसलिए ये हमारा बहुत ही संजीदा मुद्दा है। हमारा इसके साथ-साथ हम पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज़ का निजीकरण सरकार लगातार कर रही है। हम समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर बुलवर्क रहा है हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में। इवन प्राइवेट सेक्टर भी उस पब्लिक सेक्टर के ही बदौलत आगे बढ़ पाया है, नहीं तो वो नहीं बढ़ता था। जितना प्राइवेट सेक्टर जिस भी एरियाज में फ्लरिश किया है, पब्लिक सेक्टर को लाने से हमारे देश की जो ग्रोथ हुई, जो डेवलपमेंट हुई, अगर उस पब्लिक सेक्टर पे हमला होता है, उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो हिंदुस्तान की सॉवरेंटी और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी जो है, आत्मनिर्भरता है, उसको बहुत बड़ा घात लगेगा। तो मोदी तो जो बोलते हैं उससे वो अपोजिट करते हैं। हमारी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी पे हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं मैं सेल्फ रिलायंस को मजबूत कर रहा हूँ। हमारे पब्लिक सेक्टर को डिसमेंटल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तो देश को विकास की ऊंची शिखर पे लेके जा रहा हूँ। तो पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज को भी निजीकरण में फेंक रहे हैं। वो चाहे पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे हमारी सिविक सर्विसेज हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, हर दायरे को वो निजी क्षेत्र के में फेंक रहे हैं। हमारा जो असंगठित मजदूर है, वो तो सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चे को भेज सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों को डिसमेंटल किया जा रहा है, एजुकेशन महंगी की जा रही। अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा हायर एजुकेशन में जाना भी चाहे, तो हायर एजुकेशन तो इवन मिडिल क्लास से ही आउटरीच हो जाएगी, उनके पास ही, उनको ही नहीं, वही नहीं हाथ लगा पाएंगे। तो लोअर मिडिल क्लास और गरीब तो सोच भी नहीं सकता। हायर एजुकेशन भी आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमन मैन की जा रही है, वो बहुत महंगी की जा रही है। विदेशी यूनिवर्सिटियों को इनवाइट किया जा रहा है, अपनी यूनिवर्सिटीज को पीटा जा रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तो लाल कारपेट बिछा रही है विदेशी यूनिवर्सिटियों के लिए। इस ढंग से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पे हमला, हेल्थ के ऊपर हमला, हमारी जो बेसिक एमिनिटीज हैं, हमारी बिजली के जो साधन है, हमारे जो पानी के साधन है, लोगों के पीने के स्वच्छ पानी के, उन सब के ऊपर कुठाराघात है। उन सब में प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस चाहिए, विदेशी कंपनियों को चाहिए और हिंदुस्तान की कंपनियों को चाहिए। कॉरपोरेट्स के राज की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही घातक है देश के लिए और मजदूर वर्ग के लिए बहुत घातक है। हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट रोल मॉडल हुआ करती है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर रोल मॉडल होता है लेबर लॉज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ही खत्म कर दिया जाए, वो रोल मॉडल ही खत्म कर दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर के सामने सब कुछ फेंक दिया जाए। ये जो बनाया गया है पूरा लेबर कोड्स के इंट्रोडक्शन जो इन्होंने बनाई है, उसमें जो बार बार मंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो सीधा सीधा बोलते हैं ईज ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ बिजनेस के लिए हम लेबर कोड्स ला रहे हैं, तो वो छुपा नहीं रहे, सच बता रहे हैं कि वो बिजनेस को, यानी बिजनेस कम्युनिटी को और कॉरपोरेट्स को और एम्प्लॉयर्स को वो आसान रास्ता देना चाहते हैं, इसलिए लेबर कोड्स लाए हैं। तो अंडरस्टूड है कि मजदूर के लिए आसान रास्ता नहीं है, मजदूर के मिले हुए अधिकारों को भी छीनने की बात है। इसलिए ये जो रास्ता है, ये ओवरऑल हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक रास्ता है। और अभी तो बेकारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, जितनी हमारी सैंक्शनड पोस्ट थी, इनके राज में आने के दौरान लगभग 60 लाख के करीब सैंक्शन पोस्ट थी। मिस्टर मोदी की सरकार ने स्ट्रेटजी अपनाई कि नहीं भरनी है सीटें, और नतीजे के तौर पे हमने ये देखा कि वो घट करके अब जो सैंक्शन पोस्ट है मुश्किल से 15-16 लाख के करीब रह गई हैं, क्योंकि जो सैंक्शन पोस्ट को आप भरोगे नहीं 2-3 साल में वो लैप्स हो जाती है। तो जो सैंक्शन पोस्ट थी वो लैप्स हो गई, जो अभी बची हुई सैंक्शन पोस्ट है उसको भर नहीं रहे हैं, और आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टराइजेशन लगातार किया जा रहा है। आउटसोर्स वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इनफॉर्मल इकोनॉमी, असंगठित क्षेत्र में आ जाता है और वो फिर से कानूनों के दायरे से बाहर फेंक जाता है। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा।
अभी मैं पढ़ रही थी, कल ही रिपोर्ट आई है कि जो आईटी सेक्टर है उसमें इन्होंने एक नया सिस्टम चलाया है, ये एट्रिशन का सिस्टम। मतलब कि 15% जो वर्कर्स हैं, जिनको अपॉइंटमेंट्स दे दी गई, जिनको ट्रेनिंग दी गई, उनको एट्रिशन के नाम पे जॉब में नहीं रखा जा रहा है। और जो रियल रिक्रूटमेंट हो रही है वो 5 to 10% हो रही है, और जो एट्रिशन के नाम से बाहर फेंके जा रहे हैं वो 15% है। तो इन ए वे आईटी सेक्टर के अंदर भी जॉब्स का लगातार घटना जारी है। सरकार का अभी इकोनॉमिक सर्वे जो आया इस बार के बजट को पेश करने से एक दिन पहले, उसके अंदर ये स्वीकारा गया कि 2023-24 के अंदर जो है वो 2018 के मुकाबले में लोगों का वेतन जो है कम हो गया है। मैं अगर आपको फिगर बताऊं तो उसमें कहा गया कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं मेल, उनकी 203 से 242 रुपए तक की उनकी दिहाड़ी उनको मिल रही थी, और जो महिलाएं थी उनको 128 रुपए से लेके 159 रुपए तक की दिहाड़ी मिल रही थी। ये 2023-24 में मिल रही थी। 2018 के मुकाबले में ये काफी परसेंटेज कम बताई जा रही है। तो वेतन कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो मजदूर बहुत ही परेशानी में है। रिक्रूटमेंट्स हो नहीं रही है, आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, और जहां जॉब्स हैं भी उनको घटाया जा रहा है, तो नौजवान बहुत परेशान है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ठीक ही कहा गया हमारे मुल्क में कि 50 साल पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी उससे भी पीछे हमें फेंक दिया गया है। जो गैर बराबरी की अगर हम बात करें तो असमानता 80 बरस पहले जो थी एक अमीर और एक गरीब में, उस लेवल पे हिंदुस्तान वापस फेंका जा चुका है। ये 10-11 साल का ये जो राज है, ये देश के अंदर जो रट लगाए ये लोग कि कुछ नहीं हुआ 70 साल में, असल में जो 70 साल में इस देश के मजदूरों और किसानों, इस देश के टेक्नीशियन और इंजीनियर्स, इस देश के इंटेलिजेंसिया की सबकी मदद से जो देश में कुछ निर्मित हुआ, ये उस सबको डिसमेंटल कर रहे हैं। जो मजदूरों ने लड़के हासिल किया उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, जो किसानों ने लड़के हासिल किया उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, जो एजुकेशन और हेल्थ के सिस्टम में कुछ आयाम तक हम पहुंचे, अभी बहुत कमियां हैं, उसको भी ये डिसमेंटल कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत मिला हुआ है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट हमारे देश को पीछे की तरफ धकेल रही है, और उसमें सबसे ज्यादा मजदूर और किसान जो है परेशान हो रहा है। इनइक्वालिटी का हाल तो ये है कि हमारे जो 5% ऊपर के अमीर हैं 140 करोड़ की आबादी में से, उनके पास 50% धन दौलत है, 50% धन दौलत के वो मालिक है। और जो हमारी 50% नीचे की जनता है, यानी 70 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी, उनके हिस्से में कुल धन दौलत का केवल 3% आता है। और असमानता का हाल देखिए, जब वो ये बोलते हैं कि हमारे को पेंशन दो सबको, जो पेंशन से कवर्ड नहीं है किसी भी किस्म की, उनको पेंशन दो, हमारी मिनिमम वेज बढ़ाओ, हमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी दो, हमारे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम दो, इनको सस्ता दो, मुफ्त दो, इसकी बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि पैसा नहीं है सरकार के पास, तुम क्या देते हो, टैक्स पेयर की मनी से हम तुमको क्यों दे। ग्राउंड रियलिटी क्या है? लास्ट ईयर गवर्नमेंट से पूछा गया कि जीएसटी में शेयर बताइए किन लोगों का कितना है, उसमें मिडिल क्लास का भी बताया गया, अपर मिडिल क्लास का बताया गया, सबसे अमीरों का बताया गया, और ये जो 50% नीचे की जनता है, जिनके हिस्से कुल धन दौलत का केवल 3% आता है, इनका भी बताया। तो जो सबसे ऊपर ऊपर के 10% अमीर हैं, वो जीएसटी में 3 से 4% के बीच में हिस्सा डालते हैं, और जो ये सबसे गरीब गुरबा है, 70 करोड़ हिंदुस्तानी, 50% नीचे की आबादी, जो 3% धन दौलत केवल उनके जिम्मे हिस्सा आता है, ये 65% टोटल जीएसटी का शेयर पे करते हैं। तो अब बताइए, ये गरीब आदमी के साथ बहुत बड़ा मजाक है उनको कहना कि तुम दे नहीं रहे हो। हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है। हर गरीब गुरबा भी टैक्स दे रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है।
हमारा तो भिखारी भी बाजार से कुछ खरीदने के लिए जाएगा तो जीएसटी पे कर रहा होगा ना। तो इसलिए 90% फैमिलीज हमारे देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब में बहुत ही गरीबी की हालत में है। और सरकार के खुद के आंकड़े क्या कहते हैं? सरकार का एक सर्वे जो है बताता है कि 2018 में 90% परिवार अपने परिवार पे पूरा महीने भर का कितना खर्चते थे? केवल 8,334 रुपए। अगर परिवार में ज्यादा ना सही केवल 4 सदस्य ले लीजिए तो ये भयंकर पॉवर्टी की हालत है। ये तो हमारी फिगर नहीं है ना, ये गवर्नमेंट की फिगर है। इकोनॉमिक सर्वे की फिगर्स हमारी नहीं है, गवर्नमेंट की फिगर्स हैं। और पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम बहुत कुछ इनको बताना पड़ता है और उसके हिसाब से जॉब क्रिएशन हुआ नहीं तो जो स्टैटिस्टिक्स है या एनएसएसओ के डाटाज है या जो ब्यूरो के डाटा, लेबर ब्यूरो के आते थे, उन सारे रास्तों को इन्होंने बंद कर दिया। उनकी रिपोर्टिंग के जो पीरियड्स थे वो बदल दिए हैं। कहां से सुहाना दिख सकता है उस पोर्शन को ये दिखाते हैं। तो ये कैमोफ्लेज भी करती है गवर्नमेंट, छुपाती भी है और झूठ भी बोलती है। और ये बहुत बड़ा मजाक मजदूरों और किसानों के साथ किया जा रहा है। आपने कहा कि 70 घंटे और 90 घंटे की चर्चा, तो आईएलओ कन्वेंशन से कोई लेना देना इनको है नहीं, चाहे वो नारायण मूर्ति जी हो और चाहे वो सुब्रमण्यम जी हो। और इन्होंने तो मजाक भी कर दिया, इनके हिसाब से तो महिलाएं शायद काम नहीं करती। सुब्रमण्यम तो ये बोल दिए कि 7वें दिन क्या इतवार को अपनी पत्नी का चेहरा ताकते रहोगे। तो क्या पत्नियां काम नहीं करती? वो 7वें दिन क्या केवल पति का चेहरा ताकती रहेंगी? ये क्या भोंडा मजाक है देश के मजदूरों के साथ। और ये काम के घंटे की बहस, ये डिमांड इंडियन कॉरपोरेट्स और फॉरेन कॉरपोरेट्स की है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की है। वो मांग रहे हैं 8 से 12 घंटे। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका की गवर्नमेंट को और तमिलनाडु की गवर्नमेंट को कहा कि हम सैमसंग को लेकर के आएंगे, पर उनकी मांग है 8 से 12 घंटे करो। बीजेपी की गवर्नमेंट थी कर्नाटका में और उन्होंने 8 से 12 घंटे का पास कर दिया विधानसभा में, और मजदूरों ने डट के विरोध किया और सरकार को पलट डाला। लेकिन प्रधानमंत्री के चलते हुए, गवर्नर के चलते हुए राष्ट्रपति से उस पर साइन करवा दिए गए। लेकिन तमिलनाडु में जब इसको लाया गया, ट्रेड यूनियंस ने धमकी दी हड़ताल की और 4-5 दिन के अंदर ही स्टालिन उसको वापस ले लिए। वहां पर ये लागू नहीं हुआ, पर 8 से 12 घंटे को ये ऑफिशियली लेबर कोड्स के जरिए से लेके आना चाहते हैं। इसको हम कभी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और ये किन की मांग है? इंटरनेशनल कंपनीज की है और इंडियन कॉरपोरेट्स की है, ये हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया में ये हाल है कि जो ओलिगार्क्स हैं वो रूल कर रहे हैं। उधर इलॉन मस्क जो है वो और ट्रंप के साथ मिलके डिक्टेशंस में लगे हुए हैं, और मिस्टर ट्रंप तो ट्रेड जो है टैरिफ वारफेयर में लगा दिए हैं पूरी दुनिया को। और हमारी सरकार का हाल देखिए, अभी ट्रंप अनाउंस भी नहीं किए थे कि कौन कौन सी आइटम्स के ऊपर वो इंडिया में कितना टैरिफ बढ़ाने वाले हैं या कम करवाने वाले हैं। हमारी गवर्नमेंट ने अपने बजट को पेश करवाते वक्त हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए से जो आइटम अमेरिका से आती है उनकी जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले ही कम कर दी, अभी तो ट्रंप ने बोला भी नहीं था। और जो हमारी एक्सपोर्ट होने वाली आइटम्स हैं अमेरिका की तरफ जाने वाली, उन आइटम्स की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया। तो आप इंडियन बिजनेसमैन को और इंडियन छोटे सेक्टर को पीट रहे हो, और आप ट्रंप के लिए जो है रेड कारपेट बिछा रहे हो। ये सब चल रहा है, ये किसका नुकसान करेगा? हमारे अगर बेसिक हमारे जो उद्योग हैं, खास करके हमारी जो एमएसएमईज हैं, अगर वो पिटती हैं तो सबसे ज्यादा हमारा असंगठित मजदूर बर्बादी की तरफ बढ़ने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब गिविंग का सेक्टर ये एमएसएमई का सेक्टर होता है जो फेंक दिया जाएगा बाहर। हमारे कर्नाटका के मजदूरों ने बहुत लड़ा, और लड़ाई करते हुए हमारी एचयूसी के साथियों ने कोई सर्वे किया था डाउन बिलो,
और साइंटिफिक सर्वे के बाद उन्होंने लड़ाई को आगे बढ़ाया, कोर्ट केसेस भी किए। अब आप कर्नाटका गवर्नमेंट से, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उससे 19,000 अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर और 34,000 स्किल्ड की लेबर का नोटिफिकेशन कराए हैं। तो मिनिमम वेज बहुत सीरियस मुद्दा है, जो इन कोर्ट्स के जरिए से बहुत कम्प्लेक्स और डिफिकल्ट बना दिया जाएगा और हमारे मिनिमम वेज के अधिकारों को खत्म करेगा। इसलिए हम मौजूदा कानूनों के तहत अपने अधिकारों को लेने की बात करते हैं। हम लेबर कोड्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जैसे दुनिया में ओलिगार्क राज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हिंदुस्तान में भी ओलिगार्क्स है ना। हमारे यहाँ भी तो अडानीज और अंबानीज को ही पाला जा रहा है, और वो अडानीज अंबानी ही इलेक्शंस के अंदर रोल अदा कर रहे हैं। उसको हम देख रहे हैं, जिनको वो चाहते हैं उनकी छवि बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो अरबों खरबों खर्चते हैं, ताकि सरकार बैठने के बाद उनके उस अरबों खरबों की भरपाई के साथ साथ उनके और मुनाफे के लिए कई बरसों के लिए बहुत ज्यादा कमाई का रास्ता तय करे। ये मजदूर और किसान विरोधी काम है। अब उनके, हमने जो हड़ताल का आह्वान किया 20 का, 18 मार्च को हमने कन्वेंशन की थी दिल्ली में, सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की, फेडरेशंस और एसोसिएशंस की, उसमें हमने ये आह्वान किया। उसमें हमारे बहुत सी मांगे हैं, जो मैंने अभी बहुत सारे इश्यूज आपको बताए। हमने किसानों की मांगों को भी उसके अंदर सम्मिलित रखा, और आम जनमानस की मांगों को भी सम्मिलित रखा, और उसके साथ साथ हमने 4 लेबर कोड को नंबर 1 मांग के रूप में रखा। और उसके अलावा हम लोगों ने अपील किया कि किसान भी हमारे साथ चले। किसानों के ऊपर जो 3 कानून इलेक्शन यूपी और उत्तराखंड की मजबूरी में मिस्टर नरेंद्र मोदी वापस किए, उनके साथ जो 11 मांगों की अंडरस्टैंडिंग बनाई, कभी पूरी नहीं किए, और अब बैकडोर से एक तथाकथित स्कीम ले आए हैं मार्केटिंग की। वो उन्हीं 3 काले कानूनों को ही नए रूप में लाने का एक इनका जरिया है। तो हमारी कन्वेंशन ने उसका नोटिस लिया, और उसके लिए हमने उसका विरोध किया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं उसकी, इनके विरोध में। नतीजे के तौर पे एसकेएम के साथी ऑलरेडी संयुक्त किसान मोर्चा के साथी अपने आंदोलन के रास्तों की तरफ बढ़ रहे थे। हमने उनसे भी अपील की कि हम एक साथ चलते आए हैं। जब आप 2020 में बॉर्डर पे बैठे थे, 13 महीने आप बैठे थे, हमने पूरे देश भर में आपका समर्थन दिया। उस बॉर्डर पे भी लगातार हम आपके समर्थन में जाते रहे। तो हमने तब से एक नया रास्ता खोजा, एक दूसरे को समर्थन देने का, और कई बार एक साथ भी ज्वाइंट कैंपेन्स को करने का। तो हम इस 20 मई में इकट्ठा हूं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भी फैसला लिया है कि 20 मई को वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ी जनमानस की मोबिलाइजेशन करेंगे। तो ग्रामीण असंगठित मजदूर और ग्रामीण क्षेत्र में किसान और खेत मजदूर, ये सब मिलकर के 20 मई को एक मंजर खड़ा करेंगे। और उसके साथ साथ उद्योगों के अंदर, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर हड़ताल का दौर बनाया जाएगा। और हमारा असंगठित मजदूर जो है, वो हर क्षेत्र का, वो गांव और शहर में इस आंदोलन के अंदर मैस मोबिलाइजेशन करने के लिए भी तत्पर रहेगा। तो इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमारा ये कहना है कि आज के इस दौर में हम भूले नहीं कि गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी यूथ के सामने खड़ी हो गई है, अनिश्चितता आ गई है। हमारे पब्लिक सेक्टर की बहुत जमीनें हैं जिसके ऊपर नजर गड़ी हुई है कॉरपोरेट घरानों की। हमारे बीएसएनएल को जिस ढंग से पीटा इन्होंने, 80,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया था, वीआरएस दे दिया था, उनकी अभी तक कंपनसेशन के रास्ते चल रहे हैं। बाकियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। उनके जो टीवी टावर्स हैं, वो इन्हीं अडानीज और अंबानीज के हवाले करने की बात की जा रही है। हमारे डिफेंस सेक्टर को जो सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, उसको उठा के कॉर्पोरेटाइजेशन का रास्ता इन्होंने निकाला, जिसका हमने विरोध किया है। और उस डिफेंस सेक्टर के अंदर भी सरकार ने उनकी हड़ताल के अधिकार को छीनने के लिए ईडीएसओ लाया, फिर
उसका कानून लेके आए थे। हमारे डिफेंस सेक्टर के लोग भी हड़ताल के इस दौर का समर्थन कर रहे हैं, वो 1 घंटा लेट ज्वाइन करेंगे। टेलीकॉम वाले हड़ताल के दौर में जाएंगे। टेलीकॉम से सीखा है डिफेंस वालों ने कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, उनको कॉर्पोरेटाइज किया गया, उनको कहा गया था कि आपके सारे अधिकार बचे रहेंगे, लेकिन उनके सारे अधिकार आहिस्ता आहिस्ता छीन लिए गए। ये डिफेंस सेक्टर ने उनसे सीखा, इसलिए वो कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो रेलवेज हैं, हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, सब निजी क्षेत्र के अंदर दिए जा रहे हैं और ज्यादातर जगहों के ऊपर पोर्ट्स दे दिए गए हैं। और रेलवे स्टेशन जो हैं ऑक्शन किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को। हमारी गवर्नमेंट मनी से, पब्लिक मनी से सारे ट्रैक चलेंगे और पूरा तामझाम जो चलेगा, सिस्टम चलेगा रेलवे का, लेकिन उन ट्रैक्स के ऊपर भागने वाली प्राइवेट सेक्टर की जो गाड़ियां हैं वो केवल मुनाफा कमाएंगी और कॉमन मैन की जो गाड़ियां हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनकी सेवाओं को बढ़ाने का या उनकी सुविधाओं को बढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। जो उनकी सेफ्टी है, उस सेफ्टी की तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट्स की हालत होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हर हालत में, किसी भी सूरत हाल में, इन्होंने जो बजट था रेलवे के लिए, सेफ्टी के लिए जो तय किया था, उसमें से केवल 3 या 4% खर्चा था। आप समझिए कि 95-96% बजट भी नहीं खर्चा था। ये फैक्ट तब सामने आया जब उड़ीसा के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। ये सरकार का फैक्ट सामने आया जब सरकार से सवाल किया गया कि सेफ्टी का बजट कितना, उन्होंने बताया, पूछा गया कितना खर्चा, तो वो 4% से भी नीचे खर्चा गया था। तो गवर्नमेंट हर हालत में आम जनमानस को फेंक रही है उनके सहारे और सब कुछ हैंड ओवर कर रही है कॉरपोरेट घरानों को हिंदुस्तान के अंदर। तो कॉरपोरेट घरानों के लिए सरकार है और सरकार के लिए कॉरपोरेट घराने हैं और कॉमन मैन इसके बीच में पिस रहा है। इस बैकग्राउंड के अंदर हमारी ये जो 20 मई की हड़ताल है, उस 20 मई की हड़ताल में ये बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। अभी ये कॉरिडोर्स बना रहे हैं जो एक्सप्रेस वेज है, उन कॉरिडोर्स को इस ढंग से डिजाइन किया जा रहा है कि किसान अपनी ही जमीन पे नहीं जा सकता। रेलवेज के जो कॉरिडोर्स हैं उनमें भी प्राइवेट सेक्टर को जगह देने की बात की जा रही। तो जमीनों पे नजर है। डिफेंस सेक्टर की बहुत जमीन है, टेलीकॉम की बहुत जमीन है, रेलवेज की बहुत जमीन है और इसी तरीके से हाईवेज के दोनों तरफ जमीनों को, किसानों की जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसकी बहुत जमीन है। जहां जहां प्राइवेटाइजेशन किया गया है वहां पर हमारी पब्लिक सेक्टर से, पब्लिक मनी से बनाए हुए वो सारी जगह जो है प्राइवेट सेक्टर को, टाटाज को और बजाज को और इन लोगों को दी जा रही हैं। ये तो हम सीधे सीधे देख रहे हैं। तो इसी हिसाब से जमीनों पे भी नजर है और बिजनेस पे भी इनकी नजर है, बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे भी इनकी नजर है। तो जब इन्होंने देखा कि विरोध तगड़ा है, हम बहुत सारी चीजें पार्लियामेंट से पास हुई हैं, हम इतनी जल्दी से निजीकरण नहीं कर सकते हैं, तो निजीकरण का नया रास्ता ले आए और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ले आए। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए से हमारा जो पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेचने का पूरा प्रावधान है। उसके जरिए से अब ये कोशिश कर रहे हैं। तो किसके लिए है ये गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट हिंदुस्तान के लिए नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई इस देश के ऊपर, इतने वर्षों का, 200 वर्षों से ज्यादा का राज थोप दिया उन्होंने। हमारे देश के लोगों को 100 साल से ज्यादा लड़ना पड़ा, हमारा देश आजाद हुआ और मिस्टर मोदी आराम से कॉरपोरेट घरानों को और देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों को, कुछ चुने हुए, तभी हम क्रोनी कैपिटलिज्म बोल रहे हैं इसको, उनके हवाले अपने हमारे देश को कर रहे हैं, हमारे संसाधनों को कर रहे हैं। मैं ट्रेड यूनियंस की तरफ से ये कहना चाहती हूँ, ट्रेड यूनियंस ने ये एजेंडा भी सेट किया था आजादी के आंदोलन में कि हमारे जो प्राकृतिक साधन होंगे, जाल जंगल, जो जमीन होगी, उसका देश के आजाद होने के बाद कैसे इस्तेमाल होगा। वो पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो हमारे रिसोर्सेज जो नेचुरल और नेशनल रिसोर्सेज उससे क्रिएट होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज से,
हमारे मिनरल्स के जरिए से, वो जनता की पूंजी होगी और उसके जरिए से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इस बहस को स्वतंत्रता आंदोलन की लीडरशिप के साथ मिलकर चलाया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में देश पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ा और पब्लिक सेक्टर के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ा और उसी के चलते हुए हमारी डेवलपमेंट का रास्ता खुला। लेकिन ये लोग कौन है? ये जब इनका पुराना नाम जनसंघ पार्टी था, ये तब भी 1955-56 में जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, ये डट के विरोध किए थे। और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये दोनों उस समय पंडित नेहरू के उस प्रावधान के साथ खड़े थे और कांग्रेस के भीतर से भी पंडित नेहरू को अपोजिशन मिली और भारतीय जनसंघ पार्टी से और राजे रजवाड़ों के साथ चलने वाली कुछ आउटफिट्स थी, इनकी तरफ से विरोध मिला। तो देश का इतिहास, आजाद इतिहास ये बताता है कि कौन किसके साथ खड़ा था। इसलिए हम हैरान नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उस सोच को आगे बढ़ा रही है जो उनकी मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो उनका मातृ संगठन है, ये उन्हीं का पॉलिटिकल आउटफिट है। जनसंघ पार्टी, जिसका नया नाम भारतीय जनता पार्टी है, ये उसी सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इनको लगता है कि मजदूर का विरोध उसका तेज होगा, वो वर्किंग क्लास जो है वो मजबूती से इन नीतियों के खिलाफ लड़ेगी, इसलिए उसको कुचलना जरूरी है, कमजोर करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की तबाही कर रही है। उनमें ट्रेड यूनियंस के लिए जो लेबर कोड्स लाए गए हैं, वो उनके लेबर लॉज के, लेबर हितों के जो बने हुए कानून है, उसको ध्वस्त करने के लिए। अदरवाइज तो आप देख ही रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो राइट्स मिले हैं उनका क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हैं ये लोग, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। 1950 में जब जनसंघ पार्टी बनी थी, उसके अंदर उनके पहले प्रोग्राम में ही लिखा है, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं और सेकुलरिज्म को तो कभी नहीं मानेंगे, हम हिंदू राज बनाएंगे इस देश के अंदर। जो आरएसएस ने 1925 में यात्रा शुरू की, वही उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल आउटफिट खड़ा किया, ये जनसंघ पार्टी जो आज जनता पार्टी है, तो तब इन्होंने अपने को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कह के माफी मांग के इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटवाया, तो फिर अपना इन्होंने पॉलिटिकल आउटफिट तैयार किया। उस पॉलिटिकल आउटफिट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशंस नहीं है एससी एसटी को, और एससी एसटी को रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही मिलती है। तो अगर सब पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज नहीं रहेंगी, सब कुछ प्राइवेट होगा, तो ये सेक्शंस जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर ने एक एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव तरीके से उन दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने की जो बात की है, वो निरस्त हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन लाए बिना कॉन्स्टिट्यूशन को पीटा जा रहा है और उसको निखिद करने की कोशिश की जा रही है। ये हमें समझना पड़ेगा कि मजदूर आंदोलन इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से अपने हक भी लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी और लड़ाइयों को आगे बढ़ाते बहुत से कानून हासिल किए। ये कॉन्स्टिट्यूशन सेविंग की भी लड़ाई है, नॉट ओनली लेबर लॉज को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी उस कन्वेंशन में हमने कहा कि वी विल सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, तो उस लड़ाई को हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लोग अगर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का रास्ता लेके बढ़ रहे हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, क्योंकि यही इनकी सोच थी। तो वो सारा कुछ जिसके बारे में ये बोलते हैं कुछ हुआ ही नहीं 70 वर्षों में, तो जो सब कुछ हुआ उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, उसी को ही खत्म कर रहे हैं। तो इनका रास्ता सीधे के सीधे अमेरिकन मॉडल है, और जिसके बारे में ये हमेशा बोलते थे कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। ये 55-56 की इंडस्ट्री के ऊपर, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर कि पब्लिक सेक्टर में बननी चाहिए, ये जो बहस हुई उसके अंदर जनसंघ पार्टी के नेताओं ने ये नारा दिया था, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, और इसलिए उन्होंने कहा कि बाजारवाद ही रास्ता होता है। तो ये मौजूदा सरकार बाजारवाद के रास्ते की तरफ बढ़ रही है। 1991 में
जब नरसिम्हा राव जी के पीरियड के अंदर ये नीतियां लाई गई थी, हम लोगों ने उन नीतियों को डट के सड़कों के ऊपर विरोध किया था कि हम उसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जब वाजपेयी जी की सरकार आई, उन नीतियों पे काम शुरू हुआ। जब यूपीए गवर्नमेंट आई तो उन नीतियों को फिर साइड में रखा गया, क्योंकि लेफ्ट उनकी सपोर्ट में था और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के ऊपर सरकार चल रही थी। यूपीए 2 आई तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था, लेफ्ट की सपोर्ट नहीं थी, और वो उन्होंने अपने ढंग से फिर से उन्हीं पॉलिसीज को थोड़ा आगे बढ़ाया। और नरेंद्र मोदी कह के आए कि हम उन पॉलिसियों को चलने नहीं देंगे, कुर्सी पे बैठ के उन्हीं पॉलिसीज को तो वो मानते थे, उनको उन्होंने तेजी से आगे बढ़ाया। मैं भूली नहीं हूँ 1991 में जब मसविदा पार्लियामेंट में पेश हुआ था, तो लाल कृष्ण अडवाणी के नेतृत्व में सारी जो बीजेपी बाहर आ गई थी और उनसे पूछा गया था कि अंदर तो वो नई आर्थिक नीतियां पास हो रही हैं, तो आप उसका विरोध करके बाहर निकले हो। उन्होंने कहा नहीं, वो हमारी नीतियां हैं जिसको वो पास कर रहे हैं। हम तो बाहर निकले हैं कि हमें वहां पर शिलान्यास नहीं करने दे रहे हैं, हम उसका मस्जिद का विरोध कर रहे हैं वहां पर अयोध्या में। तो उनकी एजेंडा बहुत क्लियर था, वो इस देश के आवाम के लिए कभी नहीं सोचे, और इसीलिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरों को, किसानों को और आम जनमानस को धर्म के आधार पे लड़ाना चाहते हैं, राज्यों को भाषा के आधार पे लड़ाना चाहते हैं और जातीय उन्माद को और गहरा करना चाहते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये मजदूर आंदोलनों के लिए बहुत ही घातक और खतरनाक रास्ता है। इसलिए मजदूर आंदोलन ये भी सोचता है कि जहां हम अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे, वहीं साथ साथ हम इस बात को कहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करो, सेकुलर डेमोक्रेसी को डिफेंड करो। अगर मजदूर आंदोलन तभी चल सकता है अगर डेमोक्रेसी जिंदा है। मजदूरों को यूनियन बनाने का हक है तो ही वो प्रूफ है कि डेमोक्रेसी इस देश के अंदर है। तो हाँ, ये अलग अलग बातें नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मजदूरों के हक ये एक साथ हैं। भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब और मजदूरों के, किसानों के आंदोलनों की एकता से आगे बढ़ना, ये अलग अलग बातें नहीं है, ये एक ही बात है। एक ही सिंगल डायरेक्शन की तरफ ये सारी बातें हमें लेके जाती हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं उनके अंदर कुछ लोग केवल और केवल नफरत फैलाने के काम की स्टेटमेंट्स देने का काम करते हैं। तो जब ये भांपते हैं कि क्या हो रहा है तो प्रधानमंत्री कुछ और बोल देते हैं, लेकिन चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री अपने जो गंदगी फैलाने वाले, भाषण देने वाले उनके नेता हैं, उनको भी पार कर जाते हैं, वो और भी ज्यादा गटर में गिर जाते हैं। और वो तो यहाँ तक बोलते हैं, अब आज पता है सोने का दाम क्या है, 1 लाख तक पहुंचा है। तो अब मैं याद करूं क्या इस बात को कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन करके ये ले जाएंगे और मुसलमानों को दे देंगे। अब मंगलसूत्र किसने छीन लिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपने छीन लिया। जीना हराम कर रखा है लोगों का, जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है। और इनके चहेतों को, अंधभक्तों को, जिन्होंने पूरी स्पेस हासिल की हुई है गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के अंदर, जिनका काम है नफरती डिबेट्स को चलाना, इस पहलगाम के हादसे के बाद भी जो इस देश के लिए इतना शॉकिंग था, तो भी इनके अंधभक्तों को शर्म नहीं आई और वो उसके अंदर भी कश्मीरी बच्चों के ऊपर, जगह जगह के ऊपर हमला करने लग गए। और उसमें भी वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा ढूंढ करके ले आए। जब पूरा देश एक साथ खड़ा है, शॉक्ड है कि ये क्यों हुआ, सरकार को मानना पड़ा कि सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। वो तो पुलवामा के टाइम पे भी था। सरकार बता नहीं पा रही है कि क्यों नहीं बचा पाई, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है कश्मीर के अंदर, लेकिन जहां पर टूरिस्ट जाते हैं एकांत जगहों के ऊपर, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इस सब का जवाब सरकार के पास नहीं है। काली पीली ठोक रहे हैं, बड़ी बड़ी हवा की हाँक रहे हैं। इस समय सोच समझ के किस तरीके से चलना चाहिए, युद्ध उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और जिन फार्मूलों को निकाला जा रहा है
वो लागू तक नहीं हो सकते हैं। उनके लागू करने की, जैसे पानी वाला इश्यू निकाला, आपको 20, 25, 30 साल लग जाएंगे डैम बनाने के लिए। क्वेश्चन आज है, आज सिचुएशन को कैसे संभालोगे, लोगों को कॉन्फिडेंस दोगे? मैं सैल्यूट करती हूँ उस बच्ची को जिसकी शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, हरियाणा की बच्ची को, जिसका फौजी पति मर गया है, वहां पर आतंकियों ने मार दिया उसको, और वो कल अपील कर रही थी कि मुस्लिम्स के ऊपर हमले क्यों कर रहे हो, कश्मीरियों पे हमले क्यों कर रहे हो, ये समय नहीं है, देश को एक साथ रहना चाहिए, वो बोल रही है। लेकिन अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रही। इसलिए जब हम मजदूरों की बात करते हैं, उनके लेबर कानून की बात करते हैं, हम हड़ताल की बात करते हैं, प्रदर्शन की बात करते हैं, यही अंधभक्त हम पे भी हमला बोलते हैं, ट्रेड यूनियंस पे भी बोलते हैं, किसानों को भी इन्होंने कहा ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये वहां क्यों बैठे हैं, बच्चों को क्यों लाए हैं, बूढ़ों को क्यों लाए हैं, ये सब सवाल किए इन्होंने। और वहां भी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने कसर नहीं छोड़ी थी गंद डालने की, तो फिर उन्होंने इनके मीडिया को भगा दिया और वहां सोशल मीडिया क्रिएट हो गया, और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ, जो साथी आज की इस डिबेट में शामिल हैं, मैं उन सबसे कहूंगी कि हमें बहुत जरूरी है सोशल मीडिया के जरिए से हम अपनी बातों को दूर दूर तक पहुंचा पाए, हम अपनी 20 मई की हड़ताल को भी जनता तक उसके मुद्दों को पहुंचा पाए, घर घर तक उस बात को पहुंचा सके। ये फॉर्मिडेबल एक्शन वन डे एक्शन नहीं है, ये हड़ताल शुरुआत है, मजदूर और किसान इसमें साथ होंगे, और फिर हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। पहले भी तो लड़ाई लड़ी ना, उन लड़ाइयों का नतीजा था कि पॉलिटिकल पार्टी से चूक हुई, वो एनकैश नहीं कर पाए ठीक तरह से, पर मजदूर किसान ने अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से 2024 का जो इलेक्शन था उसका नतीजा सामने आया। 400 पार करने वाले सिमट के रह गए 300 से नीचे, और 303 सीटें 240 पे आ गई। और अगर जो मैनेजमेंट किया, जो गंद फैलाया, जो लोगों को बांटा, जो वोटें नहीं डलने दी गई, वो जोर जबरदस्तियां हुई, वो सब कुछ किया, पैसा बांटा, वो सब कुछ ना किया होता इस सरकार ने तो 200 से नीचे आती बीजेपी की सीटें। इनके अलाइज भी कौन लिए, जिनको जेल में भेजा उन्हीं को वापस लिया, जिनको जेल दिखाई उनके मित्रों को, उनको वापस लिया, जिनको कहा कहीं पास नहीं फटकने देंगे उन्हीं चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश को साथ लिया, तो कहीं ये बच पाए और ये बैसाखियों वाली सरकार बन पाई। 2 बैसाखियों पे टिकी सरकार है, उसके बावजूद भी दम्भ इतना है, इतना घुमंड है कि पॉलिसियां तेजी से ला रहे हैं, नफरत का दौर भी तेज कर दिया है, बंटवारे की पॉलिटिक्स तेज कर दी है, मजदूर पे हमला तेज कर दिया है, किसान पे हमला दोबारा वापस ले आए हैं, और नौजवानों की रोजगार को छीनने का आए रोज प्रावधान चल रहा है। अब इनसे कोई पूछे, हमारे बच्चों के साथ जो तुमने मजाक किया है अग्निपथ लाके, कौन है वो बच्चे? हमारे मजदूरों और किसानों के, निम्न निम्न आय वर्ग के लोगों के, लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के बच्चे हैं वो, जिनके साथ मजाक कर रहे हो, अधकचरी ट्रेनिंग दे रहे हो, उनको अग्निवीर बना रहे हो। 4.5 साल बाद 21-22 साल की उम्र में आप उनको रिटायर घोषित कर रहे हो। उसके बाद उस उम्र में वो फिर से नौकरी की तलाश करें। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। और अभी पुलवामा के बाद सामने आया है कि 1 लाख पोस्ट फौज की खाली पड़ी है। सुरक्षा की बातें करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं, और जो रेगुलर फौज की भर्ती है जिसके लिए नौजवान तैयारी करता है हर स्टेट के अंदर, वो सब ठप पड़ा है, वो रिक्रूटमेंट्स बंद पड़ी है, 1 लाख सीटें खाली है, और इन बच्चों को अग्निपथ के नाम पे झोंकेंगे ये मरने के लिए। तो ना ये देश की सुरक्षा कर सकते हैं, ना नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, ना किसान की जिंदगी बचा सकते हैं, और ना ही मजदूरों के अधिकारों की ये रक्षा कर सकते हैं, बल्कि उन अधिकारों को छीन रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ मजदूरों और किसानों का ये मोर्चा
20 मई को मजबूती से निकलने वाला है। हमने शिक्षकों से कहा है, हमने विद्यार्थियों से कहा है, हमने नौजवानों से कहा है, हमने महिलाओं से कहा है। इन सबके अपने संगठन हैं और बहुत सारी और सोशल मूवमेंट्स हैं। हमने सबसे कहा है कि इस 20 मई को अपना दिन मानिए। आप अपनी अपनी मांगों के साथ इस 20 मई को जुड़िए। अब हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें सड़कों पे उतरना ही होगा और हम लोगों को मैसिव मूवमेंट्स की तरफ सबको एक दूसरे का साथ देते हुए सड़कों पे उतरना होगा। ये लड़ाई केवल अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं छोड़ी जा सकती। वो फॉल्टर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उनको भी इस नजाकत को, समय की को समझना चाहिए। पर हम तो मजदूर आंदोलन है ना, किसान आंदोलन है ना, और जन संगठन है ना, वो सबको तो आंदोलन जीवी बोल दिया ना मिस्टर नरेंद्र मोदी में। हमारे लिए आंदोलन जीवी शब्द वो गाली समझते होंगे, हम इसको सर माथे पे रखते हैं। हाँ, हम आंदोलन करते हैं क्योंकि हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से ही चला। तो हमारे सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को तुम आंदोलन जीवी कह सकते हो, तो कहना हो कहो खुशी से, हमें लड़ना होगा। इसलिए ये आंदोलनों का दौर है जिसमें ट्रेड यूनियंस ने लीड लेना ही है। वर्किंग क्लास दुनिया के पैमाने पे हमेशा लीड लेती आई है और अब भी अलग अलग देशों के अंदर उस लीड को लेने के लिए बढ़ रही है। पूरी दुनिया में पूंजीवाद गहरे संकट में, हर दुनिया के अंदर, जैसे हमारे देश में हिटलरी अंदाज के उसके जो चेले लोग हैं यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, फांसीवाद के रास्ते को अपना रहे हैं, ऐसी पूरी दुनिया में हम बहुत से मुल्कों में देख रहे हैं कि हिटलर के चेले उभर रहे हैं, फांसीवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां के मजदूर आंदोलनों को, किसान आंदोलनों को, दूसरे जन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे जो जिक्र किया, इसलिए मैं ये समझती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मजदूर आंदोलन दुनिया के इस बढ़ते हुए खतरनाक साम्राज्य दौर में जो पूंजीवाद आगे बढ़ के दूसरे देशों के ऊपर फिर से उनकी बाजारों और मंडियों को कब्जे करने के इरादे से निकला हुआ है, उस चीज को हमारे देश के मजदूर आंदोलन को अच्छे से समझने की जरूरत है, सभी आंदोलनों को समझने की जरूरत है। क्योंकि मैं नहीं मानती कि जो गाजा में चल रहा है वो केवल इजराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा है। ये तो पैलेस्टीनियंस को तो नेस्तनाबूद करने का रास्ता तो नेतान्याहू ने अपनाया हुआ है, लेकिन ये उतने तक सीमित नहीं है। अमेरिका उनके साथ खड़ा है और मिडल ईस्ट के रास्ते से होते हुए एशिया की तरफ बढ़ते हुए पानी और सड़कें, ये जो रूट्स हैं, इस पे कब्जा करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में अपने बिजनेस और व्यापार को, जो ओलिगार्क्स हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, वो रास्ता चाहते हैं और इसलिए ऐसी हुकूमतें जिनको वो लाते हैं, उन हुकूमतों के जरिए से इस रास्ते को अपना रहे हैं। आज की डेट तक 60,000 फलस्तीनियों को मार दिया गया है। आज की डेट तक बहुत बड़ी गिनती में फौजी भी मारे गए हैं और बहुत बड़ी गिनती में जर्नलिस्ट मारे गए हैं और अब पूरे मिडल ईस्ट के अंदर खतरे की घंटी बज रही है। उधर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं थम रही है। तो मजदूर तो हर जगह पे परेशान है, आवाम तो हर जगह के ऊपर परेशान है। तो हम इनको आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं देखते हैं, हम समझते हैं कि दशकों से पूंजीवाद अपने संकट से निकल नहीं पा रहा है और निकल नहीं पा रहा है इसलिए जगह जगह कन्फ्लिक्ट लगाता है, जगह जगह तालिबाने को पैदा करता है, तालिबान को मारने के नाम पे भी घुसता है और फिर तालिबानों के हाथों में सत्ता थमा के फिर वापस चला जाता है। यही अफगानिस्तान के साथ अमेरिकन साम्राज्यवाद ने किया था। तो लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? मजदूर का, किसान का, आम जनमानस का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम केवल अपने अपने मजदूर की पगार और नौकरी की बात नहीं अब हम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये पूरी व्यवस्था को चुनौती देने की जरूरत है। इस किस्म के सिस्टम, इस तरह किस्म की व्यवस्था जो बहुमत जनता के ऊपर आक्रमणकारी है और कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास धन सिंचित हो रहा है और वो ही अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं और हुकूमतों को चला रहे हैं, तो ये नहीं चल सकता है। इसी को चुनौती देने की जरूरत है। इसलिए आपका जो ये आप सोशलिज्म के ऊपर डिस्कशन के नाम पे आप इन लेक्चर सीरीज को चला रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ
1921 में आईटीयूसी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया था, जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में आईटीयूसी ने लिखा है कि हम हिंदुस्तान को आजाद करके सोशलिस्ट इंडिया बनाएंगे। तो सोशलिज्म की सोच, समझ और वो सपना इस देश के उस पहले राष्ट्रीय संगठन में, जिसमें हर किस्म की पॉलिटिकल सोच के लोग शामिल थे, उसने अपने संविधान में लिखा। इसलिए आज जरूरत इसी चीज की है कि हम आगे बढ़े। अभी तो फौरी तौर पे हमें अपने सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करना है। अपने सेकुलर राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स, हमारी जो एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, आजादी है बोलने की, उसकी सुरक्षा की जरूरत है। हमारी जो डाइसेंट ओपिनियन रखने की कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में हमें हक मिला है, उसको बचाने की अभी जरूरत है। तो हम उस ब्रॉड प्लेटफॉर्म को भी सोच रहे हैं कि उसमें भी हम सभी जनमानस, इररिस्पेक्टिव पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं, आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं, लड़ाई के रास्ते को बताएं। अगर हम लड़ाई का रास्ता ही नहीं बचेगा, उसी को कुंद कर दिया जाएगा, डेमोक्रेसी का हनन कर दिया जाएगा, लेबर लॉज नहीं रहने दिए जाएंगे, तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। फिर तो संविधान को ये उठा के साइड में फेंक के मनुस्मृति का नया संविधान बना देंगे। ये खतरा हमारे देश के सामने है। और सोशलिज्म तो हमारा गोल है ही, लेकिन सोशलिज्म के गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सी सीढ़ियां पार करनी पड़ेंगी। और आज की सीढ़ियों में हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष है, मोदी के इस 10 साल के राज में हमने कम से कम 5 हड़तालें की हैं। अब ये हम अगली हड़ताल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, उसके चलते ये कोड नहीं ला पा रहे थे। फिर लाए तो कोरोना टाइम में लाए, और फिर उसके बाद कोरोना टाइम हटा तो भी हमारी लड़ाइयां तेज हुई, तो ये रूल्स फ्रेमिंग इनके लिए मुश्किल हुआ। हमने राज्यों के अंदर प्रेशर बढ़ाया, तो रीजनल पार्टीज के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा, इसलिए रूल नोटिफाई नहीं हो पाए। इन्होंने कहा 1 अप्रैल को 2025 में हम लागू करने वाले हैं, तो हमने 20 मार्च की नेशनल कन्वेंशन में कहा कि जिस दिन लागू करोगे, नोटिफाई करोगे, उससे अगले दिन हम इसकी आग जलाएंगे, होली जलाएंगे, इसके हम नहीं लागू होने देंगे। ये हमने निर्णय लिया। इसलिए वो 1 अप्रैल को तो नहीं लाए, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं नए नए तरीके से, किस तरीके से लेबर लॉज को छीन लिया जाए। वो अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां उसको ला रहे हैं, लागू कर रहे हैं। दूसरी सरकारों को भी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो तुम्हें इन कानूनों को लागू करना चाहिए। ये उनको पटाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन आंदोलन तेज होगा तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा बिल्कुल प्रतिज्ञा है, हमारी दृढ़ संकल्प है हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन का। और हमें खुशी है कि हमारी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस, 11 मुख्य हैं सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, बीएमएस को छोड़ के बाकी सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आईटीयूसी के साथ साथ आईएनटीयूसी है, एचएमएस है, सी2 है, एआईयूटीयूसी है, एआईसीसीटीयू है, उसमें सेवा भी है, टीयूसीसी भी है, उसमें एलपीएफ भी है और यूसी भी है। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस का प्लेटफॉर्म है। और हमारी जितनी भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, उनकी इंडिपेंडेंट फेडरेशंस और एसोसिएशंस हैं, वो भी इन हड़ताल के अंदर सम्मिलित हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी मोर्चाबंदी हुई है। और अब संयुक्त किसान मोर्चा भी ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिव होगा। तो मैं आपके इस कार्यक्रम के जरिए से जो भी सुनेंगे, उन सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि इस संदेशा को दूर तक पहुंचाएं। ये हिंदुस्तान के अंदर अब लंबी लड़ाइयों का हिस्सा बनेगा। और उन लंबी लड़ाइयों में जो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, सेकुलर डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्विसेज के खिलाफ हैं, लोगों के रोजगार के विरुद्ध खड़े हुए हैं, हमारे देश की जल जंगल जमीन पे कॉरपोरेट्स और दुनिया के कॉरपोरेट्स के कब्जे की को देने के लिए खड़े हुए हैं, उन लोगों को हमें ध्वस्त करना है, उनको हमें
परास्त करना है, उनको सत्ता से दूर करना है, उसके लिए ज़रूरी है जनमानस का सैलाब खड़ा होना, उसके रास्ते तय करने होंगे। उनमें 20 मई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है।